हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, जो हमने कल स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हमने कल किया था, जिसमें हमने कारण कॉजेस पढ़े थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस कुछ कारण थे इस विद्रोह के स्टार्ट होने के। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था। जैसे मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था बैरकपुर में। ओके, ये सब कुछ हमने कल भी पढ़ा था। आज इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, किसने लीड किया था। ठीक है, और उसके बाद इस विद्रोह के फेल होने के क्या कारण थे और नतीजे क्या निकले थे, वो सब कुछ हम आज करेंगे। ओके, मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाना मत भूलना। इससे आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ द रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स मीन्स, इसका मतलब क्या है कि विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कौन सी जगह पे सेंटर थे, और वहाँ पे उस जगह को कौन लीडर कर रहा था, मतलब वहाँ पे लीडर कौन थे। ठीक है, जैसे दिल्ली में ये विद्रोह स्टार्ट था, दिल्ली में इसका विद्रोह हो रहा था। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर, जनरल बखत खान। कानपुर उत्तर प्रदेश में नाना साहेब, तांतिया टोपे, अजमुल्ला खान, ये तीन थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नाना साहेब एंड तांतिया टोपे से कि ये कानपुर यूपी में थे। झांसी में कौन लीड कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, ये सबको पता है, बहुत फेमस थी ये। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरगिस कादर था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला। बरेली में खान बहादुर खान ने लीड किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने लीड किया था। मतलब यहाँ पे ये विद्रोह चल रहा था और उनके लीडर ये थे। ठीक है, आगे आते हैं कॉजेज ऑफ फेलर, कि इस विद्रोह के फेल होने के क्या कारण थे। फर्स्ट था लैकनेस ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी की बहुत कमी थी। इंडियंस में यूनिटी की कमी थी, भाईचारे की कमी थी। ये हमने पहले से देखा है कि जो रूलर थे, शासक थे, वो आपस में बाउंड्रीज को लेकर या किसी टेरिटरी को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इट मीन्स इनमें यूनिटी नहीं है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ अपनी स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते चले गए और यहाँ तक पहुँचे कि जो विद्रोह था वो भी उन्होंने सर कर लिया। इस विद्रोह में यूनिटी की कमी थी, ये तो ये वाला कारण था फेल होने का इस विद्रोह का। ओके, सेकंड था पुअर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैम क्या मतलब है कि इस विद्रोह को लीड करने वाले जो लीडर थे, ठीक है, मेन जो आगे बंदे थे, उनकी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं थी। उन्होंने मतलब अच्छे वे से ऑर्गेनाइज नहीं किया था कि इस विद्रोह को आगे आगे कैसे चलना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, इससे आगे वाला पॉइंट कैसा होगा, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक मेन कारण था। अंग्रेज़ों की स्ट्रैटेजी हमेशा अच्छी होती है, तो इसीलिए वो जो इंडियंस हैं उनके ऊपर हैवी होते हैं। एक तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब स्ट्रैटेजीज उनकी अच्छी नहीं थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, मतलब कि जितने भी सोसाइटी के, समाज के सेक्शन है, मतलब जो हाई लेवल है, हायर क्लासेस के लोग हैं, रिच लोग हैं, उन्होंने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस विद्रोह में सिर्फ जो लो लेवल के, मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो हाई लेवल के, हाई क्लास के जो लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहाँ पे भी एक लैक ऑफ यूनिटी दिख रही थी कि सभी क्लासेस ने, जो जितने भी क्लास के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ मिडिल क्लास गरीब लोगों ने किया था। ओके, लास्ट पॉइंट है इन्फीरियर आर्म्स ऑफ स्पाइस। इंडियंस के जो हथियार थे, आर्म्स थे, वेपन्स थे, वो इतने अच्छे नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स के थे। ओके, ये तो हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स हमेशा से इंडियन से सुपीरियर रहे हैं हर बात में। उनके वेपन्स जो एडवांस लेवल के थे, तो इंडियंस के तो इतने अच्छे वेपन थे ही नहीं। ठीक है, आर्म्स इतने अच्छे नहीं थे, तो ये भी एक मेन कारण था इस विद्रोह के फेल होने का। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज सम इंडियन रूलर्स हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, मतलब कि कुछ इंडियन रूलर ऐसे थे जिन्होंने सीक्रेटली किसकी हेल्प की थी? ब्रिटिशर्स की मदद की थी। ठीक है, उन्होंने विद्रोह इंडियंस का चल रहा था, इंडियंस की मदद करने की बजाय सीक्रेटली मदद कर दी ब्रिटिशर्स की, जो बीच की
इंटरनल बातें थी वो ब्रिटिशर्स को बतानी स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ, इस विद्रोह का आगे चल ही नहीं पाया। ओके, 6 पॉइंट, डिड नॉट स्प्रेड इन वाइड एरिया, मतलब ये विद्रोह ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं फैला था। ठीक है, मतलब छोटे से एरिया तक सीमित रहा था, ज़्यादा एरिया में फैल ही नहीं पाया। साउथ तक तो ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाया। नॉर्थ के पार्ट में था, सेंटर के पार्ट में था, साउथ तक तो इसका जा ही नहीं पाया था। अगर पूरा इंडिया एक साथ होता तो ये विद्रोह काम करता। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा वाइड एरिया में नहीं जा पाया, साउथ तक नहीं पहुंचा, सिर्फ नॉर्थ एंड सेंटर के कुछ पार्ट में रहा था। 7th पॉइंट, लैक ऑफ पॉलिटिकल परस्पेक्टिव, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पर्सपेक्टिव की कमी थी। आगे जो नेता थे, लीडर थे, उनका पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर पे कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, कोई उनकी दिशा नहीं थी कि आगे हमने क्या करना है, अगर ये विद्रोह जीतते हैं तो आगे हमारी ये नीतियाँ होगी, ऐसा कुछ पर्सपेक्टिव था नहीं उनका। ठीक है, तो इसकी भी कमी थी एक, मतलब पूरी जो मेंटेनेंस थी, एक स्ट्रेटजी थी, यूनिटी थी, इन चीज़ों की कमी के वजह से जो हमारा विद्रोह था वो फेल हो गया था। आगे चलते हैं, फेट ऑफ द लीडर्स, इसका मतलब है जो जिन जिन लीडर्स ने जिस जगह से लड़ना स्टार्ट किया था इस विद्रोह को, तो बाद में उनके साथ क्या हुआ, या भाई ये विद्रोह फेल हो गया तो उसके बाद इन लीडर्स के साथ क्या हुआ। जैसे बहादुर शाह थे, 2 डिपोर्टेड टू रंगून, इनको रंगून भेज दिया गया, वहीं पे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, और इनका जो बेटा था उसको भी गोली मार दी गई। तो इससे क्या होगा, मुगल एम्पायर का एंड हो गया, यहीं तक था मुगल एम्पायर, इसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, बहादुर शाह 2 को रंगून भेज दिया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहिब थे, इनका एंड बेगम हजरत महल, इन दोनों ने भी लड़ा था, नाना साहिब जो कानपुर से थे। ठीक है, इन दोनों का कुछ पता नहीं चला, एस्केप टू नेपाल। ठीक है, नेपाल चले गए थे बचकर, जहाँ कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला इनका। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी, डाइड इन बैटल फील्ड, तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती लड़ती युद्ध के मैदान में मर गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते, रानी लक्ष्मीबाई की। ओके, आगे आते हैं, तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड आफ्टर बिट्रेल बाय अ फ्रेंड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1859। तांतिया टोपे को उनके किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया कि उनकी जो पूरी स्ट्रेटजी थी, उनकी इंफॉर्मेशन थी, वो ब्रिटिशर्स को दे दी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको कैप्चर कर लिया। ठीक है, एंड 1859 में एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब मौत की घाट उतार दिया। ओके, तो इन सब का ये बना था। आगे था कि इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के क्या क्या नतीजे निकले, रिजल्ट क्या निकले, क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या हुआ, एंड ऑफ रूल ऑफ कंपनी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, इसमें जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो किसको दे दिया, ब्रिटिश क्वीन को। ठीक है, रानी को दे दिया, और यहाँ से स्टार्ट होता है इस एक्ट के तहत वाइसराय सिस्टम स्टार्टेड। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब ये वाले एक्ट के बाद क्या आ गया, वाइसराय सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या था कि कोई भी रूलर जो जिसके लड़का नहीं है वो गोद नहीं ले सकता। ठीक है, उसकी जो टेरिटरी होगी वो ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे क्या कर लिया, इस एक्ट के तहत विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये आपने याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। 3rd पॉइंट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट सोल्जर इन आर्मी, आर्मी में अंग्रेज़ों की, वाइट सोल्जर की, ब्रिटिशर्स की गिनती थी जो वो इंक्रीज कर दी थी। टोटल एक्सपेंस ऑफ द रिवोल्ट, हमेशा से क्या होता रहा है, हमने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी कोई बैटल होती है अंग्रेज़ जीत जाते हैं, उसके बाद उस लड़ाई का, बैटल का जितना खर्चा होता है किसके सिर जाता है, इंडियंस के सिर, मतलब जितना खर्चा पानी होता है उस बैटल का इंडियंस को पे करना पड़ता है। तो इसमें भी क्या हुआ, इस विद्रोह में भी अब इंडियंस का ये विद्रोह फेल हो गया। ठीक है, हार गए,
तो इस विद्रोह में भी जितना भी खर्चा हुआ था अंग्रेज़ों का, वो सारा किसने पे करना था? इंडियंस ने पे करना था। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण जो इम्पैक्ट क्या पड़ा था विद्रोह का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।